बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम इस लेक्चर में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के मुतालिक बात करेंगे। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जब मुतालिक हम बात करते हैं तो हमें जहन में रखना चाहिए कि किस तरह से कॉलोनियल पीरियड में लिखे जाने वाला टेक्स्ट, उसके अंदर कॉलोनियल एलिमेंट्स, और इसी तरह पोस्ट कॉलोनियलिज्म जिसको हम आजादी के बाद ब्रिटिश फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस के बाद का पीरियड काउंट करते हैं, उसमें जो वर्क लिखे गए हैं उनको किस तरीके से मुख्तलिफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट के व्यू पॉइंट से कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। याद रखिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक वो पीरियड है जो कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज की आजादी का पीरियड है, जिसके बाद राइटर्स ने लिखना शुरू किया। जबकि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी क्रिटिसिज्म का आगाज 1970s के बाद एडवर्ड सईद की किताब ओरिएंटलिज्म के शाया होने के बाद आगाज होता है। इसके बारे में हम मजीद पढ़ेंगे। हम इंपॉर्टेंट थ्योरीज के व्यू पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और कि उन्होंने क्या लिखा, क्या सोचते थे, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको मद्देनजर रखते हुए हम किसी भी टेक्स्ट को एवेलुएट करते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी रिसर्च में, किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को जब आप एनालाइज करते हैं तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल टेक्स्ट फैक्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उनको मद्देनजर रखते हुए आप क्रिटिकली एवेलुएट कर सकें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर हम आगाज करें तो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग बेसिकली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज जिन्होंने इंडिपेंडेंस ली उनसे स्टार्ट होती है, यानी वो राइटर्स जो कि डायस्पोरिक राइटर्स जिनको हम कहते हैं, कि दोज हु वर लिविंग इन फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज और फिर माइग्रेट कर गए, चले गए, या फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो मुकामी लोग हैं उन्होंने लिखना शुरू किया, उसको हम कहेंगे पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। ठीक हो गया। जबकि पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म का आगाज 1970 के बाद हमें नजर आता है। एडवर्ड सईद की किताब शाया होने के बाद और भी बहुत सारे इसके बाद वर्क शाया होने हो गए, पब्लिश होने शुरू हो गए। तो ये जहन में हमें रखने की जरूरत है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो पीरियड है बेसिकली अब इसमें वो तमाम वर्क्स इंक्लूड हैं जिसमें अफ्रीकन राइटर्स, इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के राइटर्स वगैरह शामिल है। जबकि हम जब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट बेसिकली इट यूटिलाइजेस वेरियस काइंड ऑफ क्रिटिकल लेंसेज लाइक मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिकल लेंस, और डिकंस्ट्रक्शन आइडियोलॉजीज और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडियोलॉजीज एंड पोस्ट colonial perspective in order to evaluate a colonial text, in order to evaluate a post colonial text. So by using those kind of critical lenses, कोई भी क्रिटिक जो है, कोई भी शख्स जो है वो है एनालाइज करता है काम को, कॉलोनियलाइजेशन जो है, नो उबादियत या इस्लामारियत, उसकी इफेक्ट्स को देखता है, इंपीरियलिज्म के असरात को देखता है, एक्सटेंशन ऑफ पावर को देखते हुए, ये तमाम चीजें हमें नजर आती हैं टेक्स्ट के अंदर। इसके अलावा पोस्ट कॉलोनियल जो क्रिटिक्स हैं वो लिटरेचर उस पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से कॉलोनियल पार में जो वर्क जो प्रोड्यूस हुआ है उसको कैसे जायजा उसका लिया जाए। सेंट्रल क्वेश्चंस में वो प्रेजुडिसेस, रेसिज्म या बायसनेस को ऑब्जर्व करता है जो कि इंडिजिनस या मुकामी लोगों के साथ जो है वो दिखाई गई किसी तरीके से। पोस्ट कॉलोनियल थीरी का मकसद यह है कि वो देखे किस तरह ताकत, मैशियत, मजहब, कल्चर, सकाफत और सियासत का इस्तेमाल किया गया लोगों को जो है जेर अताब रखने के लिए, लोगों को प्रेस करने के लिए, उनको जो है कॉलोनी के तौर पर ट्रीट करने के लिए। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी बेसिकली कॉलोनियल टेक्स्ट को भी क्रिटिसाइज करती है एक तरीके से, और पोस्ट कॉलोनियलिज्म को जिसको हम कहते हैं कि इट इज अ री इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैनोनिकल लिटरेचर टू। अगर हम देखें तो पोस्ट कॉलोनियल जो है वो फोर्सेस ऑफ ऑपरेशन को क्रिटिसाइज करती है, डोमिनेशन को चैलेंज करती है। और एसेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म को अगर हम देखें तो इट इज अ स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन कल्चर्स एंड सोसाइटीज। याद रखें, पोस्ट कॉलोनियलिज्म अब एज ए लिटरेरी मूवमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स वाइड रेंजिंग फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स दैट एक्चुअली एड्रेस द चैलेंजेस पीपल फेस आफ्टर द कॉलोनियलिज्म। जबकि पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में हम उन थीरीज का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट को एवेलुएट करते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कि पोस्ट हाइफन कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या फर्क है, तो पोस्ट हाइफन कॉलोनियलिज्म बेसिकली इट वाज यूज्ड बाय इट वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट। कॉलोनियलिज्म के बाद के पीरियड को डिनोट करने के लिए उन्होंने पोस्ट हाइफन कॉलोनियलिज्म इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन 1970 से ऑनवर्ड पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म में और लिटरेचर में एज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट, एज अ पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के तौर पर इस्तेमाल होने लगी, और जिसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव के जरिए लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी तक पॉपुलर। इसके बाद अगर हम फेमस पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स या थ्योरिस्ट के बारे में बात करें, जैसा कि एडवर्ड सईद हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो he criticized a western based representation of the east and highlights how knowledge and discourse are linked with power to define। ओरिएंटलिज्म का पर्सपेक्टिव देते हैं कि किस तरीके से मगरिब के ओरिएंट जो है लोगों ने किस तरीके से मशरिकी लोगों की नॉलेज के जरिए एक अलहदा से एक शबिया जो है वो डेवलप कर दी। इसके बाद अगर हम देखें, एडवर्ड सईद ये भी कहते हैं कि कॉलोनाइजर जो हैं उनके नजदीक कॉलोनाइज पीपल ऐसे हैं जैसा कि म्यूजियम में रखे गए किसी न किसी जानवर की इलिस्ट्रेशन।
इसके साथ ही अगर हम मजीद देखें, हम ये भी बताते हैं अपनी इस किताब ओरिएंटलिज्म में कि किस तरह से नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता रहा लेजिटिमाइज करने के लिए, किसको, कॉलोनियलिज्म को। ओमी के पापा जो हैं जिन्होंने हाइब्रिडिटी का कंसेप्ट दिया, इसके अलावा थर्ड स्पेस का, वो ये कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म ऐसी चीज नहीं है जो कि खत्म हो गया, बट स्टिल इट हैज इट्स इफेक्ट। तो बल्कि कॉलोनियलिज्म को ऐसा देखा जाना चाहिए जिसका अभी भी इफेक्ट मौजूद है, और कल्चरल ऑपोजिशन के बजाय कल्चरल जो है इंटरमिंगलिंग को ऑब्जर्व किया जाना जरूरी है। यानी किस तरह से एम्बिवेलेंस या हाइब्रिडिटी, ये तमाम अभी भी हमारे कल्चर का पार्ट है, ताकि हम आगे बढ़ सकें बजाय पास की तरफ हम जीते रहें। चिन्ह एचबी की अगर हम बात करें तो अपने मशहूर नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट में कॉलोनियलिज्म के डिस्ट्रक्टिव पावर्स के बारे में उन्होंने बात की, नेगेटिव फैक्ट के बारे में बात की, लेकिन देयर वाज अ कंट्री अपनी एक मेमोयर में उन्होंने कॉलोनियलिज्म के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी बात की है, कि किस तरह से नेशन बिल्डिंग या जो गवर्नमेंट के जो रोल हैं जो कि ब्रिटिश दे ब्रॉट इन नाइजीरिया, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फ्रांस फैनन ने कॉलोनियलिज्म को एक इवल के साथ तशबीह दी और कहा कि एक ये ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट है लोगों के साथ, और वो कहते हैं कि वायलेंट एक्ट है लोगों को जो है वो कंट्रोल करने का। अगर हम गायत्री स्पिवक की बात करें तो वो कहते हैं कि जो नॉलेज है वो एक इनोसेंट नहीं है, नॉलेज भी बेसिकली वेस्टर्न पावर को जो है इनलार्ज करता है, एक्सपेंड करता है। साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि किस तरीके से नॉलेज को यूज किया जाता रहा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के सबल्टरन के खिलाफ, या उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये तमाम बातें हमें उनकी किताब के अंदर सबल्टरन स्पीक में हमें नजर आती हैं। साथ साथ हमें उनकी इस किताब में ये भी नजर आता है कि जब वो कहती हैं कि किस तरीके से अ वाइट मैन सेव्ड अ ब्राउन वुमेन फ्रॉम अ ब्राउन मैन, तो इसमें बेसिकली वो इस चीज को भी चैलेंज करते हुए नजर आती हैं कि किस तरीके से एक ही सर्कल में ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जाता रहा, और किसी दूसरे शख्स ने आकर अगर सेव किया तो उस तरीके से जो नॉलेज प्रोड्यूस हुआ उसने मुकामी लोगों को कोई फायदा तो नहीं दिया, लेकिन उल्टा उनको ये मैसेज चला गया कि सबल्टर्न के लिए भी आवाज उठाने के लिए वेस्टर्न लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर हम अमिताभ घोष की बात करें तो वो कहते हैं कि लैंड की पिलेजिंग या सिस्टमेटिक एक्सटर्मिनेशन वगैरह, ये तमाम चीजें क्लाइमेट क्राइसिस को दावा देते रहे हैं। और इसकी मिसाल वो आजकल के दौर में कहते हैं कि मुकामी लोग जिनको हम कह सकते हैं कि मिमिक्री करते हैं उन कॉलोनाइजर्स की, अब वो फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासी हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, उनके लिए भी रहना दो भर बनाया हुआ। कुछ मजीद इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि इंपीरियलिज्म क्या है। इंपीरियलिज्म एक कंट्री की पॉलिसी है कि अपने एम्पायर को कैसे वो एक्सटेंड करती है, और उसमें किसकी मिसालों में आपके पास कॉलोनी है, इसके अलावा इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है जिसकी मिसाल हमें कोल्ड वॉर के पीरियड में और 9/11 के बाद भी हमें नजर आती है अमेरिका की, और पॉलिसी का पहला इस्तेमाल चंगेज खान के दौर में नजर आता है। कॉलोनियलिज्म बेसिकली एक सेटलमेंट है, फिजिकल ऑक्यूपेशन है, जिसमें हमें प्रोक्टोरेट का रोल भी मिल जाता है। जब कोई एक कंट्री किसी दूसरे मुल्क को आके कहता है आप मेरे मुल्क में आके रहें और मुझे दिफा दें, या परमानेंट सेटलमेंट नजर आती है, हमें एक्सप्लॉइटेशन नजर आती है, सेटलर कॉलोनीज, एक्सप्लॉइटेशन कॉलोनीज, इंटरनल कॉलोनीज और सरोगेट कॉलोनीज, जिसमें इन लोकल इनहेबिटेंट को डिस्प्लेस करके किसी दूसरी आबादी को बसा दिया जाए। ब्रिटिश सेटिंग अप कॉलोनीज इन द यूनाइटेड स्टेट एंड पुशिंग आउट द नेटिव पॉपुलेशन हमें नजर आती है कॉलोनियलिज्म की मिसाल। न्यू कॉलोनियलिज्म देखें तो जिसमें हमें फ्रांस ने अपनी फॉर्मर कॉलोनीज को इनडायरेक्ट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसको फ्रैंक एफ्रिक का नाम दिया। इन 1960 से ऑनवर्ड की बात है। इनडायरेक्ट मेथड को टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, पसनो आबादियत यूं खासतौर पे पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम इसको इस तरीके से इन तमाम चीजों को एनालाइज करते हैं। इट इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल टैक्टिक्स टू कंट्रोल अ फॉर्मर कॉलोनीज। जर्मनी की बात करें तो उसके मल्टीपल रोल हैं, मल्टीपल उसके एक्टर्स हैं। कोई भी शख्स किसी के ऊपर अपनी पावर को एक्सर्ट करता है, अपनी वैल्यू को मनवाता है। इसमें मिलिट्री हेजेमनी, पॉलिटिकल, कल्चरल हेजेमनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे मुल्कों में फ्रेंचाइज का ओपन होना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ब्रांड्स, और इसके अलावा इसके बहुत सारी चीज़ों की पॉपुलैरिटी, कुजीन आप कह सकते हैं कि किसी मुल्क में मैकडोनल्ड्स का फेवरेट होना या एप्पल फोन का, तो ये हमें डोमिनेंस या हेजेमनी एक चीज की नजर आती है, जिसको हम कल्चरल हेजेमनी के तौर पर भी देख सकते हैं, मिलिट्री हेजेमनी के तौर पर भी देख सकते हैं। दर हकीकत में इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अब किसी भी टेक्स्ट को में इन चीजों को हाईलाइट करते हुए क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे। ओरिएंटलिज्म बेसिकली वेस्टर्न मीन्स ऑफ डोमिनेटिंग एंड गेनिंग अथॉरिटी ओवर द ओरिएंट है। बेसिकली वो ओरिएंट जो वो मुफक्किर, वो फिलोसफर जो कि एक्सपर्ट थे ओरिएंट नॉलेज का, उन्होंने मुताला किया, वहां पे रहे, और उन्होंने डिस्क्राइब किया जिस मुकामी आबादी को एग्जॉटिक तरीके से, अदर के तौर पर, उनके वैल्यूज को, बेसिकली उसने लेजिटिमाइज किया कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को। ऑक्सीडेंटलिज्म दर हकीकत में वेस्टर्न लोगों को एक स्टीरियोटिपिकल इमेज कंसेप्ट के जरिए से देखने के साथ, जिसमें एक एम्बिवेलेंस का कंसेप्ट भी आता है, एनवीएबल एक सिचुएशन आती है जिसमें आप रश्क भी करें और वैसा बनना भी चाहें, तो ये ऑक्सीडेंटलिज्म में मिक्स फीलिंग ऑफ हेट्रेडनेस और लाइकनेस की जो फीलिंग्स है वो हमें नजर आती है। ओरिएंटलिज्म की अगर मिसाल हम देखें अलादीन की
मूवी जिसमें वेस्ट ने ईस्ट को और मिडिल ईस्ट को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया, जिसमें सेक्सुअल एलिमेंट, रेसिस्ट एलिमेंट नजर आ जाते हैं, तो हमें नजर आता है कि ये ओरिएंटलिज्म की एक मिसाल है, हमें नजर आती है। डीकोलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आबादी कोई भी मुकामी आबादी है वो आजादी के हसूल के लिए लड़ती है। इट इज एक्चुअली एन अनडूइंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। उसके काफी प्रोसीजर है, यानी काफी तरीकाकार के जरिए से अब डीकोलोनाइज हो सकते हैं, लेकिन स्टिल एक मुल्क आजादी के बाद भी डीकोलोनाइजेशन के फेज से चल रहा होता है, जिसमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट आ जाती है, इंडिविजुअल डिटर्मिनेशन, वैल्यूज, collapse ऑफ ग्लोबल एम्पायर, कल्चरल और साइकोलॉजिकल फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस। ठीक हो गया फाइनल फेज आपका। इसके बाद डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड और एजुकेशन। इसके अलावा अगर हम देखें डिकोलाइजेशन का पहली दफा टर्म जो है जूलियस बॉर्न ने 1930s में यूज किया उन मुल्कों के लिए जो कि आजादी पा रहे हैं। रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पोस्ट कॉलोनियल जो टेक्स्ट है उसके अंदर हमें ये चीज नजर आती है, और कि किस तरीके से, या कॉलोनियल टेक्स्ट में भी रेजिस्टेंस नजर आती है, जिसकी बड़ी उम्दा मिसाल हमें डॉक्टर अजीज हैं, एडविन मॉर्गन फॉस्टर के नॉवल द पैसेज टू इंडिया में, अचीविंग सॉवरेनिटी, रिप्रेजेंटिंग इंडिजिनस पीपल इन पॉजिटिव लाइट, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, चैलेंजिंग कॉलोनियल सिस्टम। ये तमाम चीजें हमें नजर आती हैं पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट में, और एक इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है रेजिस्टेंस, उनमें जो है वो नजर आनी चाहिए। और अगर चाहे इसको हम कॉलोनियल टेक्स्ट में भी इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद नेटिव इंटेलेक्चुअल कौन से लोग हैं? फ्रांस फैनन नेटिव इंटेलेक्चुअल को कहते हैं कि ऐसा शख्स जो कि इट इज अ मैन हु इज बिटवीन टू वर्ल्ड्स। नेटिव इंटेलेक्चुअल बेसिकली ऐसा शख्स है जो कि वेस्टर्न कल्चर को में अपने आप को जो है एसिमिलेट करेगा, और उसके बाद फिर वो अपने पास्ट को याद करेगा कि किस तरीके से उसका पास्ट जो है वो उसमें टॉर्चर या परेशानियां शामिल रही हैं। उसके बाद फिर वो एक आवाज बनकर सामने आएगा, नेटिव लोगों को लेकर चलेगा और आजादी की तरफ चलेगा। ही विल लीड पीपल टू द फाइट। तो इट इज थ्री फेज प्रोसेस हाईलाइटेड बाय फ्रांस फैनन। के बाद अगर हम देखें द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस तरीके से ऑप्रेसर और एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी के तौर पे काम करता है, जो लोगों को कॉलोनाइज करता है, सब्जुगेट करता है, महकूम बनाता है। और ऑप्रेस, इसको आप ऑप्रेसर कह लें, उसको ऑप्रेस्ड कह लें। द पर्सन हु गेट्स कैलोनाइज्ड, हु इज एक्चुअली द पर्सन हु रिसीव्स ऑल ऑफ द एक्शन। प्राइमरी डिफरेंस क्या है कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में? बेसिकली कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में एक तो ये चीजें इनमें देखनी है कि कभी भी हम कहते हैं कि कॉलोनियल एलिमेंट्स क्या है या पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स क्या है, तो कॉलोनियल एलिमेंट्स जब हम बात करें किसी भी चीज में, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि क्या उसमें कॉलोनी को प्रमोट या एक्सपेंड करने का आइडिया दिया जा रहा है, जैसा कि शेक्सपियर के ओथेलो, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, टेम्पेस्ट में, या व्हाइट मैन्स बर्डन में हमें नजर आता है कि किस तरीके से फिलीपीन की एक्सपैंड करने का व्यू दिया जा रहा है। तो ये हमें रॉबिन्सन क्रूसो में हमें नजर आता है कि डैनियल डेफो किस तरीके से फ्राइडे को स्लेव बना देते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस में हमें नजर आता है कि किस तरीके से कॉन्गो को जो है वो कंट्रोल रखा गया। तो ये कॉलोनियल एलिमेंट्स। पोस्ट कॉलोनियल में हम रेजिस्टेंस देखते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स को दिखाया गया है, क्या इम्पैक्ट रहे हैं, लोगों को क्या ऊपर असर रहा है। तो ये तमाम मेजर थीम्स अगर हम देखें, इनकी सेटलमेंट, एडवेंचर्स, रिलीजियस एलिमेंट नजर आते हैं। और पोस्ट कॉलोनियल में हमें रेसिज्म, मल्टीपल आइडेंटिटीज, मल्टीपल वॉइसेस, कल्चरल क्राइसिस वगैरह नजर आता है, स्लेवरी के इश्यूज वगैरह हमें नजर आते हैं। इसके साथ ही ये देखना भी जरूरी है कि क्या किसी ऐसे टेक्स्ट में, जैसा कि जो कि कॉलोनियल पीरियड में लिखा गया है, जैसा कि पैसेज टू इंडिया, क्या उसके अंदर पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपको वहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रही हो, वहां पे कोई ऐसी चीज नजर आ रही हो जिसमें पता चले कि मुकामी लोगों के साथ ऑपरेशन का ट्रीटमेंट किया जाता रहा है, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, इंपीरियलिज्म, हेजेमनी और कॉलोनियलिज्म, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी टेक्स्ट का जायजा लेती है। अप्रोप्रिएशन दर हकीकत में कॉलोनाइजर की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है अपने तरीके से सच को बताने के लिए, ताकि उसके क्लेम को, ट्रुथ को चैलेंज किया जाए और ट्रू पर्सपेक्टिव नया सामने लेकर आया जाए, टू चैलेंज द प्रिसीडिंग पावर। वैसे तो लिटरेरी अप्रोप्रिएशन एक रीवर्किंग या री इमेजिनेशन होती है किसी भी वर्क की, तो लेकिन पोस्ट कॉलोनियलिज्म में अप्रोप्रिएशन को कॉलोनाइजर की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, जबकि एब्रोगेशन में दर हकीकत में कॉलोनाइजर की लैंग्वेज को इस्तेमाल ना करना है। चिन्मय एचबी ने इंग्लिश लैंग्वेज के इस्तेमाल का दिफा किया है और कहा है कि इसी को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, खिलाफ तो नहीं, मतलब उनके व्यूज को चैलेंज करने के लिए। जबकि एब्रोगेशन में कहा जाता है कि लैंग्वेज को एज ए टूल ऑफ एक्सपेंडिंग एम्पायर और टूल ऑफ कॉलोनियल एजेंडा के तौर पर किया जा सकता है। तो इसलिए लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए कौन सी? कॉलोनियल लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। गुगी ओंगो जो है अफ्रीकन राइटर, वो बेसिकली कहते हैं कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप कॉलोनियल कल्चर, कॉलोनियल वैल्यूज को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर है कि ट्रांसलेशन की जाए, ताकि ट्रांसलेशन में कल्चरल वैल्यूज या डाइवर्सिटी या व्यू पॉइंट कम से कम ओरिजिनल राइटर का ही रहेगा। जबकि और अफ्रीकन राइटर जो है चिमामांदा ngozi adichie, वो कहते हैं कि इंग्लिश मेरी जुबान है। तो हमें पर्सपेक्टिव नजर आते हैं कि कुछ राइटर्स ने अडॉप्ट किया, कुछ ने छोड़ दिया। स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म की अगर हम बात करें तो इट इज अ व्यू पॉइंट दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स
दैट आर नेसेसरी फॉर देयर आइडेंटिटी, लाइक प्लाटोस की आइडियलिज्म ने ये पॉइंट दिया कि एसेंस जरूरी है, एसेंस की वजह से आइडिया बनता है, फॉर्म बनता है। तो स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म दर हकीकत में माइनॉरिटीज या मार्जिनलाइज ग्रुप के जो लोग हैं उनका एक तरीका कार है कि जिस तरीके से उनको तंग किया जाता है, कोई नाम लेकर, कोई आइडेंटिटी देकर, कोई छाप लगाकर किसी भी माशरे में, वो उसी छाप का या स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल करते हुए अपने डिफेंस के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, आजादी हासिल करने के लिए या अपने हक के लिए लड़ने के लिए। तो बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल टैक्टिक, एंटी एसेंशियलिस्ट है, चैलेंज करता है जनरलाइज्ड व्यू को, कि भाई आपने मतलब फर्ज करें ट्रांसजेंडर्स की मिसाल ले लें कि उनको ट्रांसजेंडर को जैसे ट्रीट किया जाता है तो वो फिर एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है आप हमें ऐसे समझते हैं तो हम ऐसे हैं, लेकिन अब हम इस बात को लेकर फाइट करेंगे कि ट्रांसजेंडर की राइट्स भी होने चाहिए। तो यूं आप इसको समझ सकते हैं, गायत्री स्पिवक ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया, स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म को, माइनॉरिटी के ग्रुप इसको यूज करते हैं अपनी रेजिस्टेंस के तौर पर अगेंस्ट द सिस्टमेटिक पावर। हाइब्रिडिटी या सिंक्रेटिज्म यानी मिक्स या स्ट्रेंज जो वैल्यूज हैं, कल्चरल उनको मिक्सचर हमें नजर आता है। बेसिकली ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि होमी की बाबा ने दिया कि भाई इंडियन अमेरिकन लिटरेरी थियरिस्ट, ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर है, क्रिएशन ऑफ अ न्यू कल्चर बाय कंबाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीपल कल्चर दैट हैव बीन अडॉप्टेड बाय आवर कम्युनिटी। तो इसका हमें लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेज में, कल्चर में, तमाम वैल्यू में हमें इसका नजर आ जाता है। इट रेफर्स टू क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। अगर इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो बेसिकली इट ऑब्स्क्यूज द ट्रू और यूनिफाइड कल्चर या वन कल्चर। सिंक्रेटिज्म जिसको कहते हैं, एम्बिवेलेंस बेसिकली अनडिसाइडेबिलिटी है या अनएबिलिटी टू डिसाइड विच वे टू गो इन कंटेक्स्ट ऑफ हाइब्रिडिटी, या इन कंट्रास्ट में आप इसको समझ सकते हैं। Hybridization of any culture creates ambivalent condition, a condition in which people feel their culture and habits belonging to no one island. ये हमें डबल कॉन्शियसनेस में भी ये कंसेप्ट हमें नजर आएगा, जिसमें WEB डिबॉय वगैरह ने वो जो कंसेप्ट दिया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक मिक्स फीलिंग नजर आती है। द कॉलोनाइजर ऑफन रिगार्ड्स द कॉलोनाइज्ड बहुत इंफीरियर येट एक्सोटिकली अदर। चीज अडॉप्ट भी करनी है, कल्चर या लैंग्वेज, लेकिन फिर भी गो मगो की कैफियत में रहना है। द कॉलोनाइज्ड रिगार्ड्स द कॉलोनाइजर एज बहुत एनविएबल येट करप्ट। इस तो अब इसमें दो एलिमेंट हमें नजर आते हैं कि जो कॉलोनाइजर है वो भी अदर के तौर पर ट्रीट करता है, एक्सोटिक के तौर पर ट्रीट करता है, और दूसरा जो कॉलोनाइज्ड है वो एनविएबल के तौर पर भी ट्रीट करता है। हाइब्रिडिटी एंड एम्बिवेलेंस आर डिफरेंट एनफ फ्रॉम ईच अदर। अगर हम इसमें देखें, एक चीज दूसरी चीज का इफेक्ट है। मिमिक्री बेसिकली एक इमिटेट करने का अमल है, लेकिन दैट में लुक लाइक अ मॉकरी। इंग्लिश लैंग्वेज को ले लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज अब चाइना, इंडिया ज्यादा बोली जाती है ये लैंग्वेज, तो बहुत सारे लोग उस स्टाइल को फॉलो या अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज एक्चुअली मिमिक्री। लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होते, नॉट सिमिलर बट ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट, अकॉर्डिंग टू होमी के बाबा। तो अब ये मिमिक्री दर हकीकत में ये काम करती है, पावर रिलेशन को चैलेंज करती है। जो उनकी पावर है लैंग्वेज से मुतलिक, उसको चैलेंज किया जाता है। उनके जो कल्चरल वैल्यूज है उनको चैलेंज किया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट मिमिक्री के हमें नजर आते हैं, और ये आजकल के दिनों में एक पॉपुलर यानी एक ट्रेंड नजर आता है हमें, लिटरेचर में भी खासतौर पर और रियल लाइफ में भी। ठीक है, इट कंटेन्स इट इन द एम्बिवेलेंस ऑफ हाइब्रिडिटी। Subaltern people demonstrate their subservience to the dominant and subverted by mimicry। यू मिसाल दी थी मैंने आपको, टेक्स्ट में या किसी भी रियल लाइफ में लैंग्वेज का बोलना, ड्रेस अडॉप्ट करना, फॉरनर ड्रेस अडॉप्ट करना, जिसमें बेसिकली वैसा बन तो ना सके लेकिन कोशिश की जाए। दर हकीकत में इसका एक जो फायदा वो ये है कि जो उनकी जो पार है लैंग्वेज से मुतलिक उसको चैलेंज किया जाता है, लेकिन नुकसान ये है कि जो अपनी वैल्यूज हैं उसको भी छोड़ना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है अक्सर। थर्ड स्पेस थ्योरी बेसिकली एक ऐसा ऐसा व्यू पॉइंट है जिसमें पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, जिसमें अपने कल्चर को छोड़कर, दो ऑपोजिट कल्चर से छोड़कर आगे की तरफ यानी जो है वो हमें जाना होता है। मसलन न्यू ओपनिंग बिटवीन कोलाइडिंग कल्चर्स। अब थर्ड स्पेस प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी या कोलैबोरेशन को इंपोर्ट करती है। एक शख्स किसी और कल्चर से आया है, दूसरा किसी और कल्चर से आया है, तो अब थर्ड स्पेस वो मौका फराम करेगी कि वो अपनी कल्चर को प्रमोट कर सके, एमलगमेट कर सके या नई बातें कर सके। तो लिमिनलिटी यानी आप कह सकते हैं एक इंटरस्टिशियल पॉइंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस हो सके। अगर हम सबल्टन की बात करें तो सबल्टन वो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिनको अदर के तौर पर ट्रीट किया गया बाय बोथ द ब्रिटिश एंड द इंडिजिनस इलीट। इंडिजिनस मुकामी लोगों ने भी उनको ऑप्रेस्ड किया, उनको जो है वो साइड लाइन किया। अब सबल्टन की सबसे बड़ी मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उस कैंपस में चंद लोग मखसूस हैं और उनकी माइनॉरिटी है, लेकिन उनको सबल्टन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कभी भी माइनॉरिटी को सबल्टन नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर वो ऑप्रेस्ड हैं, अगर उनको तरक्की के मौके कम मिल रहे हैं, लिमिटेड एक्सेस है, और कल्चरली कंट्रीब्यूशन वो नहीं कर रहे अपने किसी भी तरीके से, सोशली, पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली एक्सक्लूड किए गए हैं, तो वो उनको सबल्टन कहा जाएगा। अदरिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कॉलोनाइज जो नेटिव्स हैं
डिफाइनिंग द कॉलोनाइज्ड नेटिव्स एज इंफीरियर, उनको कम दर्जे की हैसियत दिखाना। अल्टरबिलिटी का सिमिलर इंटरचेंजेबल इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्टरबिलिटी डिफरेंस के तौर पर समझी जा सकती है, और जीन बाउड्रार्ड जो है वो इसको पॉजिटिव सेंस में या प्रीशियस एलिमेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं, जबकि अदरिंग में इंफीरियोरिटी का जो है वो कंसेप्ट आ जाता है। एंटोनियो ग्रामची ने सबल्टर्न का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया पहली दफा, जबकि गायत्री स्पिवाक कहते हैं उन्होंने प्रोलेटारिएट या वर्किंग क्लास के लिए इस्तेमाल किया। पोस्ट कॉलोनियल टर्म में एवरीथिंग दैट हैज लिमिटेड और नो एक्सेस टू द कल्चर इंपीरियलिज्म इज सबल्टर्न। डबल कॉन्शियसनेस एक ऐसी कैफियत है जिसमें आप अपने कल्चर को भी ना छोड़ सकें, किसी और को भी ना अडॉप्ट कर सकें, या करें भी तो आप एक परेशानी या तजब्जुब की कैफियत में रहें। एक कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी, इट इज मेजर्ड बाय समवन आइज, यानी आप यूं देखें कि दूसरा आपके कलर को क्या देख रहा है और आप अपने आप को देखें। इट इज लाइक लुकिंग एट द मिरर, और फिर मिरर के पर्सपेक्टिव से फिर अपने पर्सपेक्टिव से देखें। डब्ल्यू ई डू बॉयस ने इसको 1903 में कॉइन किया, और अपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उन्होंने बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया। इट डिस्क्राइब द इंडिविजुअल सेंसेशन ऑफ फीलिंग through your identity is divided into several parts, though your identity is divided into several parts, कि भाई कोई यूनिफाइड आइडेंटिटी भी नहीं है। सबऑर्डिनेटेड और कॉलोनाइज्ड जो लोग हैं वो इसको फील कर सकते हैं, इन चीजों को। अब बहुत सारे सवालात जो कि हम किसी भी टेक्स्ट में मद्देनजर रखते हुए एनालाइज करते हुए देखेंगे किस तरह से टेक्स्ट में बहुत सारे कॉलोनियल ऑपरेशन जो है उसको दिखाया गया है, बहुत सारे तो किसी भी तरीके से किसी भी कम्युनिटी को कैसे जो है वो सेपरेट किया गया है। टेक्स्ट जो है वो पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी के मुतालिक या जो प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रहे हैं कल्चरल आइडेंटिटी के मुतालिक, उनके मुतालिक क्या एक्सप्लेन करता है। मोहसिन हामिद का एग्जिट वेस्ट, या फिर एग्जिट वेस्ट एक उम्दा मिसाल है जिसमें हम समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी के प्रॉब्लम, या रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट एक उम्दा मिसाल है जिसको हम पोस्ट कॉलोनियल नावल में समझ सकते हैं इन तमाम चीज़ों का, कि किस तरीके से ऐसे लोग जो कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी से थे वो जब माइग्रेट करके कहा जाते हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस उनको करने पड़ते हैं। किस तरह टेक्स्ट में जो है लोगों को इंफीरियर, स्ट्रेंजर या अदर के तौर पर ट्रीट किया गया, या सैवेज या अंडर रिप्रेजेंट किया गया, ये देखने की जरूरत है। पॉलिटिक्स जो है वो या साइकोलॉजी का जो रोल है वो कितना है एंटी कॉलोनियलिस्ट रेजिस्टेंस में। इसके अलावा किसी भी टेक्स्ट में एंटी कॉलोनियलिस्ट रेजिस्टेंस नजर आ रही है, पॉलिटिकल मूवमेंट वगैरह, या किसी भी एतबार से अगर हम देखें। What does the text reveal about the operation of cultural difference, the way in which race, religion, class combine to form individual identity? ये हमें बहुत सारे ऐसे नावल जैसा कि एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर का नावल पैसेज टू इंडिया, उसमें हम इसको इन पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं। इसके अलावा रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में भी हम इस पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं। हाउ डज द टेक्स्ट रिस्पॉन्ड टू कमेंट अपॉन द कैरेक्टर्स, थीम्स एंड assumption ऑफ कैनोनाइज्ड कॉलोनियल वर्क? हम जब कोई भी कॉलोनियलिस्ट वर्क देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या उसमें कॉलोनाइजर्स जो हैं उन्होंने कॉलोनाइज्ड पीपल जो हैं उनकी व्यू पॉइंट को लिखा, कैसे पोर्ट्रे किया, मेजर थीम्स क्या दिखाई गई हैं, और इसके अलावा कैरेक्टर्स को कैसे दिखाया गया है, ये तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। इसके अलावा मीनिंगफुल सिमिलैरिटीज क्या है, पोस्ट कॉलोनियल पॉपुलेशन में जो वर्क जनरेट हो रहा है उसमें सिमिलैरिटीज क्या नजर आ रही हैं अफ्रीकन राइटर और इंडियन राइटर या पाकिस्तानी राइटर जो वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान और वापसी सिद्वा का क्रैकिंग इंडियन की सिमिलैरिटीज देख लें। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या इफेक्ट रहे कॉलोनियलिज्म के, लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम रही वगैरह। तो बेसिकली पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो लिटरेचर है वो उसको इफेक्ट्स भी दिखाता है, और दिखाता है कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म इज नॉट समथिंग दैट शुड बी चैंपियन, इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लमेटिक, इट हैज क्रिएटेड वायलेंस। टेक्स्ट जो है वो एक्चुअली अंडरमाइन करता है कॉलोनियलिस्ट आइडियोलॉजी को, चैलेंज करता है उनके पावर रिलेशन या हेजेमोनिक वैल्यूज को चैलेंज करता है। ये तमाम चीजें हमें देखते हैं कि टेक्स्ट जो खासतौर पर जो वेस्टर्न कैनन है वो कैसे प्रमोट करता है, और जो पोस्ट कॉलोनियल नॉवल लिखे गए हैं वो किस तरीके से उनको अंडरमाइन करते हैं। तो ये तमाम चीजें हमें देखने की जरूरत है। हमें ये देखने की भी जरूरत है कि किस तरह से जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने कॉलोनाइज्ड लोगों को किस तरह से साइलेंट किया, साइडलाइन किया, मार्जिनलाइज किया, ऑप्रेस किया, खामोश कराए रखा। अगर चाहे वेस्टर्न क्रिटिक ये समझ लें कि हार्ट ऑफ डार्कनेस एंटी कॉलोनियलिस्ट है, जबकि चिन्मय एचबी का मानना यह है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस को ऐसे लिखा गया जिसमें अफ्रीकन लोगों को सैविज दिखाया गया या अदर के तौर पर ट्रीट किया गया, तो किसी भी एतबार से वो एंटी कॉलोनियलिस्ट नहीं बल्कि कॉलोनियलिस्ट ही कहा जाएगा। ये चिन्मय एचबी का मानना है। तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी टेक्स्ट को जायजा ले सकते हैं। तमाम तमाम जो टर्म्स आपको बताई उन इंपॉर्टेंट थ्योरीज ने कॉइन की या इनका इस्तेमाल किया, कि जिनको हम मद्देनजर रखते हुए किसी भी टेक्स्ट का जायजा ले सकते हैं। मजीद रेफरेंसेस के लिए या स्टडी के लिए आप इन रेफरेंसेस को देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।